IVM। भाई हम हिंदुस्तानियों को बतियाना बड़ा पसंद है। बंगाली में अड्डा, उड़िया में खोट्टी, कन्नड़ा में हरटे और हिंदी में पुलियाबाजी। इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है। तो प्रणय और मैं तो अक्सर मिलकर पुलियाबाजी करते ही रहते हैं। हमने सोचा कि आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए, तो आइए प्रणय और सौरभ के साथ करते हैं पुलियाबाजी। हेलो सौरभ, कैसे हैं आप? प्रणय, क्या हाल है? बस मजे में सौरभ। मैं एक बात से बहुत चिंतित था। आपने तो देखा ही होगा, ये नीरव मोदी घोटाला चल रहा है। न्यूज में बहुत बात हो रही है इसकी। तो इस बार पुलियाबाजी पे ऐसे करते हैं कि क्यों ना हम लोन और क्रेडिट, इस बात पर थोड़ी चर्चा हो जाए। हाँ बिल्कुल, लोन तो इनफैक्ट एक सबसेट है, क्रेडिट जो एक बड़ा टॉपिक है हमारी कंट्री के लिए। और जैसा मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी वजह कि हमारा देश इतना गरीब है क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रेडिट एकदम ब्रोकन है। तो क्रेडिट पे चर्चा की जाए। बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लग रहा है। और इस पर बात करने के लिए सौरभ, अब तक तो पुलियाबाजी पे हम और आप ही बोलते हैं, लेकिन इस बार किसी और एक्सपर्ट को खींचा जाए पुलियाबाजी के लिए। तो आज हमारे साथ है प्रिया, जो कि क्रेडिट के ही टॉपिक पे और क्रेडिट की दुनिया में एक स्टार्टअप चलाती हैं। तो वेलकम प्रिया, पुलियाबाजी में आपका स्वागत है। नमस्ते प्रणय, नमस्ते सौरभ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पे बुलाने का, क्रेडिट के विषय पे कुछ बोलने का मौका देने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे ये तो पुलियाबाजी है, हम लोग न्यूज चैनल नहीं चला रहे। तो प्रिया का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वो तो काफी हम्बल है, वो बताएगी नहीं ज्यादा। तो प्रिया और मैं पुराने टाइम से दोस्त हैं। शी वॉज माई क्लासमेट और हम लोग एक साथ इंजीनियरिंग में थे। उसके बाद वो टेक्निकल काम बहुत ज्यादा नहीं करी, उसके बाद लंदन चली गई, लंदन बिजनेस स्कूल से MBA किया और फिर लंदन में ही काफी टाइम क्रेडिट और लोन्स के एक काफी हॉट स्टार्टअप में काम किया। और उसके बाद अब कुछ साल पहले हिंदुस्तान में आके हिंदुस्तान का एक काफी बढ़िया और काफी माना हुआ स्टार्टअप चला रही हैं जेस्ट मनी के नाम से, जो कि ऑनलाइन क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगा कि प्रिया, तुमसे अच्छा कोई नहीं है इस टॉपिक पे हमारे साथ पुलियाबाजी करने के लिए। तो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। तो प्रिया, सबसे पहली चीज पे आते हैं। ये क्रेडिट वर्ड ही जो है, मैं इस टॉपिक पे जब सोच रहा था तो क्रेडिट वर्ड ही का हिंदी क्या होगा? आई मीन हिंदी में हम ऋण बोलते हैं, उधार बोलते हैं, कर्जा बोलते हैं, लेकिन ये जो क्रेडिट है जो कि एक बड़ा वर्ड है और इन चीजों को अपने आप में समाता है, ये इसका हिंदी में तो कोई मुझे एकदम कोई इसका पर्यायवाची टाइप मिला नहीं। तो ये क्या चीज है? क्रेडिट बताओ, क्या होता है? हाँ, क्रेडिट का हिंदी वैसे तो मुझे मिला नहीं, लेकिन क्रेडिट एक्चुअली जो इंग्लिश में भी इसका मतलब जो है लैटिन और फ्रेंच से बनता है, जिसका मतलब है बिलीफ या ट्रस्ट, मतलब विश्वास। तो क्रेडिट का मतलब ये है कि हम किसी दूसरे पे कुछ विश्वास करें, और अगर हम कोई भी सामान खरीदें या कोई सर्विस लें किसी से और विश्वास के बेसिस पे हम उनको बोलें कि अच्छा चलिए आप ये हमारे लिए काम कर दीजिए, हम आपको 2 दिन में आपको पैसा दे देंगे, तो वो भी एक तरीके से जैसे क्रेडिट हो गया। तो उसमें एक विश्वास जो है वो मेन पॉइंट है यहाँ पे, कि जो आदान प्रदान जो लोग कर रहे हैं उनका आपस में एक विश्वास का रिलेशनशिप है कि नहीं है। और ये जो क्रेडिट है, अगर आप इसके बारे में सोचें तो ये सदियों से चला आ रहा है। तो करीब 1520s में इसका पहली बार शायद नाम रखा गया, लेकिन शायद उससे भी पहले ह्यूमन काइंड ने यूज किया है क्रेडिट को। और काफी जो पुराना जो ट्रेड चलता था और विलेजेस के अंदर जो ट्रेड चलता था, या 1-2 विलेजेस के आपस में ट्रेड चलता था, वो सब क्रेडिट के बेसिस पे था। क्योंकि आपको पता है कि ये आएंगे अपना गेहूं बेचने, ये हर महीने आते हैं, आप उनको अगर आज पैसा ना दें और 2 दिन बाद दे दें तो वो एक तरीके से क्रेडिट हो गया। तो ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है ये प्रणाली। और दूसरी बात फिर उसमें ये आती है कि जो लोन की आपने बात कही, तो लोन फिर मनी हो जाता है। तो क्रेडिट बेसिकली
सर्विसेज और गुड्स और काफी चीजों को इंक्लूड करता है। और लोन मतलब जब अगर आप पैसा किसी को दे रहे हैं तो वो लोन हो जाता है। तो ये समझने वाली बात इसमें है कि अगर आप किसी से कुछ सर्विस ले रहे हैं और पैसे आप बाद में दे रहे हैं तो वो क्रेडिट है, और अगर आप किसी बैंक से या किसी और से लोन ले रहे हैं तो वो लोन हो गया, उधार हो गया, ऋण हो गया। उसके काफी सारे हमारे यहाँ हिंदी में वर्ड्स हैं। शब्द हैं। तो क्योंकि बेसिकली क्रेडिट जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल रहा है। बेसिकली भरोसा तो लोग आपस में करते ही रहे हैं कि नहीं तू कल दे देना मुझे पैसे, या मैं बाद में आपको कुछ दे दूंगा। तो भरोसा हमेशा रहा है, लेकिन वो इनफॉर्मल तरह से रहा है कि भाई हम किसी को जानते हैं वगैरह, कोई कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मल क्रेडिट बेसिकली जैसा तुमने बोला कि कुछ 600-700 साल पुरानी चीज है, लेकिन इनफॉर्मली शायद क्रेडिट जब से इंसान आपस में कुछ भी ट्रेड कर रहा है तो उस टाइप से अगर आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं तो इन अ वे आपका कहीं कुछ क्रेडिट चल रहा है। और लोन एक तरह का फॉर्मल, और लोन एक टाइप का क्रेडिट हो गया जिसमें आप किसी से अगर पैसा लेके बोलते हैं मैं आपको बाद में किसी कुछ शर्तों पर चुकाऊंगा। हाँ, करेक्ट। और ये जो फॉर्मलाइजेशन है वो भी आप कह सकते हैं कि पिछले 100 सालों में हुआ है। और बैंक्स और कई सारी कंपनीज जो हैं वो बोलने लगे कि अच्छा ठीक है, अगर आप शॉप में जाते हैं तो आपको ये क्रेडिट की फैसिलिटी मिल जाएगी, और इस शॉप में अगर आप जाते हैं तो नहीं मिलेगी। तो फिर जैसे जो क्रेडिट कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो उससे चला कि मान लीजिए आप बिग बाजार में आप रोज शॉपिंग करने जाते हैं, तो बिग बाजार आपको बोले चले ठीक है आप रोज ही आते हैं, मैं आपको एक कार्ड दे देता हूँ और आप उसमें खरीद लीजिएगा और महीने के एंड में आप पे कर दीजिएगा। तो वो जो सिस्टम है उससे एक्चुअली क्रेडिट कार्ड्स का इजाद हुआ, और फिर वो और पॉपुलर फैला, और हाँ, और वो फैला और वो पॉपुलर हो गया। हिंदुस्तान में भी नेबरहुड किराने की दुकान में तो आपका मंथली हिसाब किताब बहुत लोगों का चलता ही है, लेकिन फॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि क्रेडिट कार्ड कंपनी नाम की एक एंटिटी भी आ गई जिसने बोला कि भाई क्रेडिट, क्योंकि उसमें इन दोनों के बीच में, क्योंकि आपको किराने वाला जानता है तो बोलेगा मैं इसको कितना क्रेडिट दे सकता हूं, लेकिन जब उसमें एक और क्रेडिट कार्ड कंपनी आ जाती है तो वो बोलती है भाई दुकानदार को कि तुमको जानने की जरूरत नहीं है, मैं हिसाब रखूंगा कि किसकी कितनी देने की क्षमता है। और आप बिल्कुल सही बोला। और आप क्रेडिट कार्ड कंपनी इस तरह से काफी ज्यादा लोगों को और काफी सारी दुकानों में आपको क्रेडिट दे पाती है, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड कंपनी डिसाइड कर रही है कि मैं किसको कितना क्रेडिट दूं। उधर दूसरे दुकानदार को ये चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये जो है ये अभी थोड़ा नया है, नया भी नहीं, मैं कहूंगी 100 साल पहले अमेरिका में ये सिस्टम निकला। बट जो किराने वाला आपने एग्जाम्पल दिया वो तो बहुत सालों से चल रहा है, हर जगह चल रहा है, हम सबने यूज भी किया होगा कभी ना कभी। तो लेकिन हाँ, जो कार्ड वाला कॉन्सेप्ट है फिर वो फॉर्मलाइज हुआ है अमेरिका में, और उससे फिर ये क्रेडिट और कंज्यूमर क्रेडिट और क्रेडिट हिस्ट्री ये सारे फिर टर्म्स आने शुरू हुए हैं। तो ये अब मुझे ये बताओ, जैसे हिंदुस्तान में क्रेडिट नहीं, हमने एक ऐसा क्लेम किया है कि भाई हिंदुस्तान में क्रेडिट जो है वो ब्रोकन है, ये ठीक नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल दो कि हिंदुस्तान में मतलब एक आम आदमी को इससे क्या फर्क पड़ता है जब आपका क्रेडिट ब्रोकन होता है कंट्री में। हाँ, तो पहले तो हमने बात करी कि क्रेडिट क्या है। तो जैसे मैंने कहा कि क्रेडिट का मतलब सिर्फ क्रेडिट कार्ड नहीं है, और ये किराने वाला एग्जाम्पल भी एक क्रेडिट का बिहेवियर है और एग्जाम्पल है। तो अगर हम देखें कि हमारे आम जिंदगी में हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके लिए हम सर्विस लेने से पहले ही हमें पे करना पड़ता है, और फिर ये क्वेश्चन आता है कि वो हमें क्यों पे करना पड़ता है, क्या हम वो सर्विस के लिए बाद में नहीं पे कर सकते। जैसे कि रेंट का आप एग्जांपल लें, तो हर जगह ऑब्वियसली आप महीने भर का रेंट आप दे देते हैं महीने के शुरू में, तो एक तरीके से आप 1 महीने का उसको क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन आप जैसे नया घर अगर रेंट पे लेने जाते हैं, स्पेशली बैंगलोर में, तो यहाँ पे तो बिल्कुल प्रचलन है कि 6 महीने 10 महीने तक का जो पहले साल का रेंट है वो डिपॉजिट में ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों? ये मैं जैसे आपने कहा कि मैं लंदन में थी और मैं अमेरिका में भी रही, और दिल्ली में भी मैंने कभी इतना नहीं सुना कि 6 महीने का ले रहे हैं। तो बैंगलोर में ये 6 महीने सब दे रहे हैं, सब डिपॉजिट दे रहे हैं। क्यों?
क्योंकि किसी को विश्वास ही नहीं है। लैंडलॉर्ड को लगता है कि ये सब ऐसे ही हैं, आईटी कंपनी में काम करते हैं, आज इधर काम कर रहे हैं, कल उधर काम कर रहे हैं, चले जाएंगे, मेरे घर को बर्बाद कर देंगे, ये है वो है। तो 6-6 महीने 10-10 महीने का डिपॉजिट सब लैंडलॉर्ड्स ले लेके बैठे हुए हैं। और उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो जो लोग हैं जिनको घर लेना होता है, वो फिर उनको कहीं से बोरो करना पड़ता है वो डिपॉजिट के लिए, और अपने फैमिली से बोरो करते हैं, अपने फ्रेंड से बोरो करते हैं, जो भी है। तो इस तरह के काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं कि आपका इतना सारा आपको डिपॉजिट देना पड़ता है, जो मतलब थोड़ा हद से ज्यादा है। 1 महीने का डिपॉजिट ठीक है, 2 महीने का डिपॉजिट ठीक है, 6 महीने का, 10 महीने का क्यों? तो ये क्यों है? क्योंकि विश्वास नहीं है मार्केट में, और एक प्रचलन ऐसे चल गया है, और कोई भी उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई इंटरमीडियरी नहीं आ रहा है, कोई रेंटल कंपनी उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रही है। तो इस तरह के कई एग्जाम्पल है। दूसरा एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए आप फोन यूज करते हैं, तो मेरे पास तो प्रीपेड कनेक्शन है एयरटेल का, तो मेरे ख्याल से 90% इंडिया में लोग जो हैं वो प्रीपेड पे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें शुरू में जब फोन आया तो हमें लगता था कि नहीं, हमें थोड़ा अपना खर्चा संभाल के करना चाहिए, लेकिन आजकल इतना सस्ता हो गया है कि आई डोंट थिंक कि कोई इतना खर्चे को देख के प्रीपेड पे है। वो इसलिए प्रीपेड पे है क्योंकि जो फोन कंपनी है वो हमें पोस्टपेड पे डालना भी नहीं चाहती है, या फिर हमें भी विश्वास नहीं है फोन कंपनी पे कि हम पोस्टपेड पे चले गए तो वो हमसे ज्यादा चार्ज कर लेंगे, और जो कंपनी है उनको हम पे विश्वास नहीं है कि हम पोस्टपेड पे अगर हमें डाला तो हम पैसे टाइम पे नहीं भरेंगे और फिर उनको कनेक्शन काटना पड़ेगा। तो इस तरह के ऐसे छोटे छोटे उदाहरण हैं कि हर जगह आपको सर्विस लेने से पहले ही पे करना पड़ता है, और फिर आपको हमेशा लगता है कि पता नहीं ये सर्विस ठीक होगी कि नहीं होगी, और फिर अगर मान लो प्रिया आपने जो 2 उदाहरण दिए, तो जैसे अब क्रेडिट का मतलब यह है कि भविष्य के संसाधनों का उपयोग आज बेहतर बनाने के लिए, और ये जो आपने दोनों उदाहरण दिए उसमें हम आज के संसाधनों का उपयोग कल बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो ये उल्टा हो गया है ना? बिल्कुल। तो छोटे छोटे चीजों में, जैसे फोन है, चलिए आपको लगता है 500 रुपए, 1000 रुपए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जो घर वाला एग्जाम्पल है उसमें आपको आपके पॉकेट पे पिंच करता है। लेकिन इनके अंडरलाइंग रीजन सेम ही है कि एक हमारे पास में क्रेडिट का कल्चर भी, और इनफैक्ट अभी प्रीपेड तो हम अलग अलग चीजों में इनफैक्ट इस तरह से दिखाया जाता है कि प्रीपेड कर दिया तो सब समस्याओं का समाधान हो गया। तो लोग बोलते हैं भाई बिजली भी प्रीपेड पे डाल दो, गैस भी प्रीपेड पे डाल दो, जबकि प्रीपेड एक तरीके का बैंडेड है जो हम लगा रहे हैं क्योंकि क्रेडिट हमारे यहाँ ब्रोकन है, और हम सोच रहे हैं बैंडेड सोल्यूशन हो गया, जबकि हमको जख्म ठीक करना चाहिए। हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि ऐसे छोटे छोटे चीजें हम नहीं सोचते हैं, लेकिन अंडरलाइन प्रॉब्लम यही है कि कोई तरीका नहीं है, विश्वास नहीं है एक सिस्टम में, एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है मान लो जो कि सोच रही है कि हाँ हम इस चीज को कैसे बढ़ाया जाए। तो प्रिया ये बताइए कि दूसरे देशों में कुछ अलग व्यवस्था होती है क्या इस बारे में, कि प्रीपेड कार्ड दूसरे देशों में कम होते होंगे? हाँ, ये तो है। फोन में मतलब वहां पे प्रीपेड का चलन कम है, पोस्टपेड का चलन ज्यादा है, और वो इसलिए कि जैसे आप स्कूल कॉलेज में भी जैसे आप बड़े होते हैं तो क्या होता है कि हर इंसान की क्रेडिबिलिटी बनती है। तो क्योंकि मैंने कहा कि क्रेडिट जो है वो पूरा उसका बेसिस ही ये है कि आप ट्रस्ट और विश्वास अपना कितना सेटअप कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरा बात ये है कि आपकी कितनी मंथली इनकम है, आपकी कमाऊ शक्ति कितनी ज्यादा है। तो वहां पे क्या सिस्टम है कि जैसे ही आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तो तभी से आपको थोड़ा थोड़ा ये जिसे कहते हैं क्रेडिट हिस्ट्री, वो बननी शुरू हो जाती है। और वो कैसे बनती है? आपके फोन बिल से, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल से, आपके रेंट से। तो जो चीज आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं वो भी, कि आप रोज टाइम पे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं कि नहीं, आप फोन बिल अगर टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं, आप अपना कार का इंश्योरेंस टाइम पे दे रहे हैं कि नहीं। तो ये छोटे छोटे जो पेमेंट्स हैं उससे आपका ये बनता है कि ठीक है, ये जो है जैसे सौरभ है, ये सब कुछ अपना टाइम पे देते हैं तो इनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है। और मान लो प्रिया है, ये कभी टाइम पे देती है कभी नहीं देती है, तो मेरी थोड़ी कम होगी। तो ये जो है ये एक सिस्टम में आ गया है, और हर एक कोई इस बारे में अब सोचने लगता है। तो वो प्रणाली जो है हमारे यहाँ थोड़ी कम है। अभी थोड़ा उसका शुरुआत हुआ है, क्रेडिट ब्यूरो करके एक है, गवर्नमेंट ने एजेंसीज बनाई हैं, तो वो है, लेकिन
उसमें कम है इंफॉर्मेशन लोगों का, और ना ही लोगों को ज्यादा पता है कि ये क्या है और क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्या क्या करने से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तो वो अच्छी होती सिबिल है। जिसको बोलते हैं, क्रेडिट ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेरे ख्याल से। तो लेकिन सिबिल में जैसा, आई मीन आपका ये एक अच्छा पॉइंट है कि सिबिल जो है अभी फिलहाल सिर्फ आपके लोन्स वगैरह का ट्रैक रिकॉर्ड रखती है, और यहीं पे जो हमारा अभी तक एक तरह से जो थीम चला रहा है कि क्रेडिट और लोन में, लोन एक ही टाइप की चीज है, लेकिन अगर जैसे ये आपके यूटिलिटी पेमेंट्स हैं, जो आपने बोला कि आप बिजली का बिल टाइम पे देते हैं, बेसिकली ओवर ईयर्स आप ये बता रहे हैं कि भाई आप भरोसे के आदमी हैं, आपको जब भी आपको पैसे देने होते हैं तो आप दे देते हैं। तो और ये एक तरीके की सिस्टमिक नॉलेज हो जाती है। जैसे आपका लोकल किराने वाला जो है, जब आप उससे रोज 100 या 1000 रुपए की चीज लेते रहे, तो थोड़े टाइम बाद वो बोलेगा यार तू 1000 रुपए तो दे ही देता है, तो आगे से 1500 भी ले सकता है, कोई बात नहीं। तो लेकिन ये नॉलेज सिर्फ उसके पास है। अब यही नॉलेज सिस्टम में आ जाएगी तो आप किसी दूसरे शहर के किराने वाले के पास भी जाएंगे तो वो भी कहेगा हाँ हाँ ये मुझे मालूम है, जब दिल्ली में भरोसे का आदमी था तो बैंगलोर में भरोसे का रहेगा ना। तो ये ये जो अभी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, और सिबिल शुरू हुआ है लेकिन अभी भी वो एकदम लिमिटेड है, सिर्फ लोन के दायरे में, जबकि एक ब्रॉडर जो हमको देखना चाहिए कि क्रेडिट वर्दी है कि नहीं आदमी, और ओवरऑल पैसे के मामले में भरोसे का आदमी है कि नहीं, हम ये समझना चाहते हैं बेसिकली। हाँ, और दूसरी बात आपने ये कही कि ये ब्रोकन है, क्यों हमें इसके बारे में चिंता करनी चाहिए, राइट? क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इंडिया में ये सोचते हैं कि भाई आपको अपने मीन्स के अंदर रहना चाहिए और ज्यादा लोन या ज्यादा ऋण नहीं रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। कर्जा वर्जा तो जो है, मतलब सबसे पहले लोगों के दिमाग में ऐसे मदर इंडिया के सुखी लाला आ जाते हैं, नहीं उन्होंने एकदम जो है वो आपको बर्बाद कर देंगे। मुहावरे भी है इसके ऊपर ना कि पैर उतने ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, और ऐसे वैसा। हाँ, तो वो बातें अपनी तरह में सही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स ठीक हैं, लेकिन हमें अब ये भी देखना चाहिए कि अगर हम सिर्फ जितना हमारे पास है, और स्पेशली ये आई थिंक बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये ज्यादा अच्छे से इसको समझा जा सकता है। हर बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, हर बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगता है, राइट? और मान लीजिए मैं एक छोटी कोई कारीगर हूँ जो कि साड़ी बनाती हूँ और समथिंग लाइक दैट, तो जितना मेरे पास अपना है पैसा उतना मैं डाल के अगर उसको अपनी साड़ियों को बेच के जितनी मेरी आमदनी आती है उसको फिर मैं अगर री इन्वेस्ट करती जाऊं तो उससे मेरा बिजनेस ग्रोथ चलेगा और अच्छा भी चल सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं थोड़ा सा बैंक से या अपने फ्रेंड्स फैमिली से कहीं से थोड़ा और उसमें अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं तो मैं ज्यादा साड़ियां प्रोड्यूस कर सकती हूँ और मैं ज्यादा साड़ियां बेच सकती हूँ और उससे मेरी आमदनी और बढ़ सकती है, राइट? तो उससे मेरा डबल फायदा हो सकता है, क्योंकि मैं अभी तक मेरा क्या है कि मेरे पास जितने मान लो 10 रुपए हैं, मैं उतना ही 10 रुपए की साड़ी बना पा रही हूँ। अगर मेरे पास 10 रुपए और आ जाएं तो मैं 20 रुपए की साड़ी बना के उसको 100 रुपए में मैं बेच के थोड़ा और इनकम अपने लिए बना सकती हूँ, जिससे मैं आराम से जो मैंने डेट या लोन लिया है वो मैं रीपे भी कर सकती हूँ और अपना बिजनेस बढ़ा भी सकती हूँ। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है स्पेशली बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में कि उससे आपकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। तो वो जो लोन है या वो क्रेडिट है वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वो उससे आपका जो फ्यूचर है वो बढ़िया बन रहा है, बेटर बन रहा है। तो हमारे देश में क्या है कि क्योंकि ये प्रणाली नहीं है और जितने जो छोटे मोटे ऐसे कारीगर हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं या मीडियम साइज बिजनेसेस हैं, उनको लोन नहीं मिलता है क्योंकि हमारे देश में ये प्रणाली नहीं है। और हमारे जो बैंक्स हैं वो लोन देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो बहुत ही लार्ज कॉर्पोरेशंस को लोन देते हैं। तो जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ हमारे बिजनेस हैं उनको लोन नहीं मिलता है और वो अपने जितना है उसी में वो सीमित रह जाते हैं और उनको इन्वेस्टमेंट लेने के कहीं और से चांसेस नहीं मिल पाते हैं और वो देयरफॉर ग्रो नहीं कर रहे हैं और फिर हमारी कंट्री ग्रो नहीं कर रही है, हमारे उत्पाद नहीं बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा है और हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। तो इसमें बेसिकली एक जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है कि एक हमारे जो इतने सारे मुहावरे वगैरह हैं, इवन वो जो हमारे विलन सुखी लाला वगैरह हैं,
तो वो सब अगर हम देखें तो वो यूजुअली कंजम्पशन या अपने आप बेसिकली रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जो क्रेडिट लेते हैं उनके लिए चेतावनी होते हैं कि भाई आप उधार लेकर के कंजम्पशन मत करिए। तो मतलब मदर इंडिया में वैसे तो दिखाया जाता है कि भाई क्या कहते हैं, जो उसकी स्टोरी है, लोग भूल जाते हैं कि शुरू में लोन क्यों लिया गया था। लोन शुरू में शादी के लिए लिया जाता है। तो और उसके बाद वो फैमिली जो है वो फंस जाती है उसके चक्कर में, क्योंकि उन्होंने लोन जो है अपनी इनकम बढ़ाने के लिए नहीं लिया था, उन्होंने कंजम्पशन के लिए लोन लिया था उस फैमिली ने। और ये एक जो है चीज हिंदुस्तान में काफी ज्यादा है कि हम कंजम्पशन के लिए काफी सारे लोन ले लेते हैं, और अगर कभी कभी अपनी जरूरत से ज्यादा ले लें तो प्रॉब्लम है। लेकिन इवन कंजम्पशन को भी देखा जाए तो कंजम्पशन के लिए भी, जैसे अगर कोई आदमी हर महीने 10,000 रुपए बचा के मान लीजिए 5 महीने 6 महीने के बाद में एक 50,000 का टीवी ले सकता है, उसकी जगह वो आज टीवी लेकर के 5 महीने और या फिर आगे थोड़ा इंटरेस्ट लगा के 6 महीने में उसकी ईएमआई भी चुका सकता है। पर ये पता होना चाहिए कि मेरी पेमेंट देने की क्या एपिटाइट है, और मेरी जो सैलरी है वो कितनी प्रिडिक्टेबल है। अगर वो पता हो तो उसमें कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट जैसा आपने बोला, उससे उत्पाद बढ़ेगा, क्योंकि अगर लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे तो बाकी लोग प्रोड्यूस भी ज्यादा करेंगे, अदरवाइज प्रोड्यूस करने वाले लोगों का खरीदेगा कौन? हाँ बिल्कुल। तो दोनों जगह पे लोन चाहिए। हाँ, तो जैसे ये कार और जो क्या कहते हैं, इंडिया में देखा जाए तो कार लोन्स और होम लोन्स भी जब मिलने आसानी से शुरू हुए, तभी फिर जो है रियल एस्टेट दाम बढ़े और कार्स और बाइक्स इतनी सारी आई सड़कों पे। वरना मतलब 70s और 80s में जब बिल्कुल भी ना कार लोन मिलता था ना होम लोन, तो कितना कम वो था। ऑल्दो आप कह सकते हैं कि ट्रैफिक भी कम था उस टाइम पे, लेकिन ये था कि हम लोग अब कहीं पे भी कहीं से जाने में थोड़ा सोचते नहीं है, हम अपने आप अपना चले जाते हैं। सब कितने लोग सक्षम हो गए हैं, कितने लोगों की लाइवलीहुड उनसे बड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई आप कुछ खरीद रहे हैं तो कहीं कुछ बिक भी तो रहा है। हाँ। लेकिन जो तुम्हारा दूसरा पॉइंट था वहां पे कि बिजनेस के लिए तो एकदम, जिसको कहते हैं कि ज्यादा इनफैक्ट सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि अगर मैं उधार लूं और मेरी इनकम उससे बढ़ेगी बिजनेस की, तो लेना ही चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। और देने वाले को भी एकदम सोचना चाहिए, अरे ये बिजनेस अगर ये इतना पैसा लेकर के बढ़ने ही वाला है तो मैं जरूर इसको दूं, ये तो मुझे लौटा देगा ना उसके बाद, तो अच्छी बात ही। हाँ हाँ, नहीं एकदम सही बोला आपने। तो बिजनेस के लिए तो ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं इंग्लिश में नो ब्रेनर है। और कंज्यूमर साइड पे ये है कि आपको उतना लेना चाहिए जितना आप पे कर सके। उससे आपका क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी, उससे आपका मान लो कभी आपको जरूरत पड़ेगी होम लोन की या कार लोन की या किसी और चीज की, तो वो फिर आपको आसानी से और कम रेट पे मिल जाएगा। क्योंकि आप छोटे छोटे, जैसे मैंने पहले कहा था, छोटे छोटे रीपेमेंट बिहेवियर दिखा के आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बना सकते हैं। जी हाँ। और मुझे याद है युवल हरारी की जो किताब आई थी सेपियंस, उसमें उन्होंने ये दावा भी किया था कि ये क्रेडिट का बड़ा योगदान था साइंटिफिक रेवोल्यूशन में, आर्थिक वृद्धि के लिए। और आपने जैसा कहा, अभी बिजनेसेस इंडिया में अभी भी क्रेडिट का पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है जिससे हम ये वेरीफाई कर पाए कि किस इंसान को कितना क्रेडिट दिया जा सके। हाँ, और इसकी वजह से प्रणय सिर्फ इतना ही नहीं है कि क्रेडिट जो है वो मिलता नहीं है ठीक से। क्रेडिट तो फाइनली आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी ना किसी तरह से। अगर देखें तो हमारे यहाँ शायद इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम भी बहुत बड़ा है। अब मैं मतलब काफी ठेले वालों को जानता हूं जो कि रोज सुबह जो है 100-200 रुपए जो है 100 रुपए के करीब उधार लेके जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, और उसके बाद बेचेंगे शायद वो कुछ 150 या 200 रुपए की, और शाम को जिनसे उन्होंने 100 रुपए लिया होगा उनको 110 रुपए वापस कर देंगे। तो उनको एक दिन का क्रेडिट मिलता है। अब इसमें आप देखिए तो एक दिन का जो क्रेडिट, अगर उसने 100 रुपए दे के 110 रुपए लौटाए, तो ये 3,500% का क्रेडिट है। तो ये 10% रोज का, तो ये इससे हाई क्रेडिट तो शायद दुनिया में कहीं नहीं होगा जो इस टाइप का क्रेडिट है। तो हम कभी कभी तो शायद हमको लग सकता है कि अरे ये तो बहुत ही इविल क्रेडिट हुआ, लेकिन जो आदमी एक दिन के लिए क्रेडिट दे रहा है, तो आप ये भी देखिए कि इंटरेस्ट रेट के कंपोनेंट्स क्या हैं। एक तो सिर्फ जो आपने पैसा दिया उसका अगर सिर्फ टाइम वैल्यू देख लें, जो भी इन्फ्लेशन है उतना तो आप लेंगे ही, प्लस रिस्क है,
हो सकता है आपने उसको 100 रुपए दिए, वो ठेले वाला कुछ उसकी सब्जी सड़ गई, बारिश हो गई या कुछ हो गई, तो शायद आपको पैसा ना मिले उस दिन। तो आप रिस्क है, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, आपको जाके कलेक्ट करना है पैसा, उसमें भी आपका खर्चा भी तो आया। तो अगर आप रोज जाके ऐसे कलेक्ट करेंगे तो आपका खर्चा आपको कितना ज्यादा लगेगा फिजिकली जाके, अगर आप पैसे दे रहे हैं किसी को या वापस ले रहे हैं। तो ये इसमें लेकिन प्रिया, इनफैक्ट तुम तो अभी डिजिटल क्रेडिट की दुनिया में हो, ये बताओ ये अभी, क्योंकि काफी चीजों से आजकल इंटरेस्ट रेट्स काफी कम हुए हैं और खासकर डिजिटल की वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम हो रही है, तो हाँ ये इस पे भी थोड़ा सा जरा रोशनी डालो। हाँ, तो आई थिंक ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि इंटरेस्ट रेट क्या है और क्यों होता है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो एक बड़ा उसमें कंपोनेंट होता है। और सेकंड जो आपने बोला रिस्क कि मान लीजिए मैं किसी को दे रही हूँ पैसे, तो मैं चाहती हूँ कि वो पैसे मेरे पास वापस आए, राइट। तो और वो उसको वापस कलेक्ट करने में भी मेरा पैसा लगता है। और अगर आप बहुत ही फॉर्मलाइज तरीके में देखें और जैसे डिजिटल में देखें, तो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है और मैंने अपना सिस्टम बनाया है, तो उसका पैसा है, राइट। तो वो काफी सारे ऐसे छोटे छोटे उसमें पॉइंट्स आ जाते हैं जिससे कि ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ते हैं। डिजिटल का ये है कि हर चीज जो है, अगर एक तो पहली बात है कि उसमें जियोग्राफी चली जाती है। तो जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि जो बैंक्स हैं इंडिया में, वो लोग इतना ज्यादा क्रेडिट या लोन्स नहीं दे पाते हैं। और उसके कई सारे रीजंस हैं। पहला रीजन तो ऑलमोस्ट ये है कि एक तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है बैंक्स का, क्योंकि वो हर चीज मतलब ब्रांच लेवल पे होती है। तो वहां पे कोई एम्प्लॉइज हैं, ब्रांच का लीज है, रेंट है, ये उनके सिस्टम्स का कॉस्ट है, ये सब पूरा मिला के वो काफी बड़ा हो जाता है। और फिर उनका ये भी प्रॉब्लम है कि हमारा देश काफी बड़ा है और हर जगह पे जाना और हर जगह पे ब्रांच लगाना और वहां पे लोन ऑफिसर लगाना और क्रेडिट ऑफिसर लगाना वो बहुत ही कॉस्टली है। तो डिजिटल से ये दोनों चीजें चली जाती हैं, राइट। क्योंकि डिजिटल में ये है कि आप चाहे कन्याकुमारी में हो, आप चाहे जम्मू में हो, आप चाहे नागालैंड में हो, आप उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर लोन लेना चाहते हैं या कोई क्रेडिट फैसिलिटी आपको चाहिए, तो उसमें जियोग्राफी का एस्पेक्ट तो बिल्कुल चला जाता है। तो फिर रह जाते हैं फिर हमारे दूसरे तरह के एस्पेक्ट्स की हम कलेक्शन कैसे करेंगे, हम किसी को इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि पर्सन ए को हमें क्रेडिट देना चाहिए या फिर पर्सन बी को देना चाहिए। तो ये सारे ऑब्वियसली हमको डिजिटल में सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन एक बार हम वो इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वो जब चलने लगता है और चलता जाता है, तो फिर वो काफी लोगों को उससे फायदा हो जाता है एक ही बार में। तो डिजिटल का मतलब जैसे मोबाइल बैंकिंग या मोबाइल पे अगर आप, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप घर पे हैं, आप शॉप में हैं, आप कहीं पे भी हैं, आपके पास वो अवेलेबल है। तो ये एक अच्छा सिस्टम है, उससे लोगों का फायदा हो सकता है। दूसरा जो रिस्क है, एक रिस्क का एक और मेन तो प्रॉब्लम है डेटा का, कि तो डिजिटल का एक और एडवांटेज जो दिखता है कि आपका इतना ज्यादा जो डेटा क्रिएट होता है आपकी डिजिटल फुटप्रिंट से, अगर वहां पे प्राइवेसी वगैरह के इश्यूज को जरा हम अलग रखते हैं इस डिस्कशन में, मतलब उसमें वो भी है उसका पार्ट, लेकिन अगर आपकी प्राइवेसी वगैरह का इन्वेजन नहीं हो रहा है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री डिजिटल है, तो उसका यूज और ज्यादा डिजिटल प्रोवाइडर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये मोटे मोटे फोटोकॉपी लेकर के आपको ब्रांच का चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उससे मतलब सब फास्ट हो जाता है और सब जल्दी हो जाता है। तो स्पेशली बिजनेसेस जो हैं उनका मैं अगर बताऊं, तो वो बैंक को जब अप्लाई करते हैं तो उनको फोटोकॉपी, बिजनेस प्लान, ये वो सब देना पड़ता है और उसमें कई बार महीनों लग जाते हैं। और अगर यही चीज आप मोबाइल पे या डिजिटल पे करें तो आपके पास एक दिन में ये चीज हो सकती है। तो इतना सोचिए, अगर आपका बिजनेस है तो उसमें एक महीना वेट, जो आप एक महीने बाद आप बिजनेस करने वाले थे, वो आप आज कर सकते हैं। तो ये बहुत उससे फायदा पड़ता है, स्पीड बढ़ जाती है, कन्वीनियंस बढ़ जाती है और एक्सेस जिसे कहते हैं वो बढ़ जाता है डिजिटल में।
तो ये तो रही बात डिजिटल ने कैसे क्रेडिट को सस्ता बनाया उसकी। अब ये बताइए कि हम लोग बात कर रहे थे क्रेडिट रेटिंग्स की। रेटिंग के अलावा भी कोई तरीका है क्या जिससे क्रेडिट सस्ता हो सके? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन। आई थिंक रेटिंग प्लस और जितने तरीके के डेटा प्लस डिजिटल, तो ये तीनों मिला के और सस्ता किया जा सकता है। एंड व्हेन आई से डेटा, इसका मतलब ये है कि हर तरह का डेटा, राइट? तो जो हम पहले बोल रहे थे कि आपका इनकम डेटा, आपका यूटिलिटी रीपेमेंट डेटा, तो ये जितना हमारे पास ज्यादा डेटा होगा उतना हम उसको अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। वरना क्रेडिट ब्यूरो में जितना ज्यादा डेटा जाएगा उससे मतलब सब लोगों को फायदा होगा। तो आई थिंक इट इज ये, इसमें यही है कि जितना ज्यादा हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना अच्छा हम डिसीजन ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली बहुत ही लेमैन टर्म्स में अगर मैं इसको प्रेजेंट करूं तो जितना ज्यादा आपको पता होगा आप उतना अच्छा डिसीजन लेते हैं। ये आपके लाइफ में भी आपने कभी देखा होगा। तो सेम सिस्टम जो है इसके क्रेडिट में भी है। जितना अगर आपको कम पता है किसी चीज के बारे में तो आपको वो चीज करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है। हाँ। तो अच्छा ये बताइए, अब हम लोग बात कर रहे थे बैंक्स की और आप बता रहे थे कैसे बैंक्स लोन देते हैं वगैरह। तो बैंक राष्ट्रीयकरण का तो ऑब्जेक्टिव यही था ना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन दे पाए, जो लोन अफोर्ड नहीं कर सकते दूसरी जगह से उन्हें भी दे पाए। लेकिन अब तो भारत में उल्टा ही हो गया, ज्यादातर लोन तो सबसे अमीर लोगों को ही मिलते हैं और जिन लोगों को लोन चाहिए उन्हें तो नहीं मिल पा रहे। तो ऐसा क्यों? और हाँ। इसमें प्रिया थोड़ा जरा ये भी बताओ, ये क्रेडिट में हमेशा एक वर्ड आता है बॉन्ड मार्केट। तो हम स्टॉक मार्केट की तो खूब बात करते हैं पर बॉन्ड मार्केट की हम बात बहुत कम करते हैं, लेकिन ये भी एक अहम मार्केट है। तो ये भी शायद इससे लगा हुआ ही सवाल है, तो मैंने कहा दोनों एक साथ टैकल कर लो। अच्छा ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि बैंक्स जो है ऑब्वियसली उनका एक्चुअली बिजनेस मॉडल क्या है, पहले तो ये समझते हैं हम बैंक्स का बिजनेस मॉडल क्या है। जो हम डिपॉजिट देते हैं वो उनके लिए लायबिलिटी हो जाता है और जो लोगों को लोन चाहिए होता है उनके लिए वो एसेट हो जाता है, क्योंकि उससे वो पैसे कमाते हैं और फिर हमें वापस थोड़े से डिपॉजिट में जो फिक्स्ड इनकम वगैरह में पैसे मिलते हैं। तो ये बैंक का बहुत ही सिंपल सा एक वो है बिजनेस मॉडल। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे पहले की ट्रांजैक्शन कॉस्ट, राइट? तो बैंक में ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी हाई है क्योंकि वो लोग ब्रांच मॉडल है और हर ब्रांच में लोग होते हैं और उनके सिस्टम्स होते हैं और वो थोड़े पुराने टाइप के सिस्टम हैं। तो ये सब मिला के ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करना चाहेंगे तो आप हमेशा चाहेंगे कि आप ज्यादा रकम का लोन लें, जिससे कि आपको पता है कि जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम से कम कवर हो रहा है और आप थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि फिर जो बैंक्स हैं उनको फायदा इसी में है कि वो बड़े लोन्स दें, क्योंकि जो छोटे लोन है उसमें उनको लोग तो उतने ही लगाने पड़ते हैं, उनको मेहनत उतनी ही करनी पड़ती है। तो वो बिकॉज उनका जो बिजनेस मॉडल है उससे क्या हो कि बड़े लोन्स पे ज्यादा उनको फायदा है। तो बड़े लोन्स लेकिन हम सबको तो दे नहीं सकते हैं, तो बड़े लोन्स हम उसी कंपनी को देंगे या उसी इंसान को देंगे जिनकी इनकम ज्यादा होगी। तो उसका मतलब ये है कि जो वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं जिनकी इनकम कम है उनको बैंक्स लोन ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उनका ट्रांजैक्शन कॉस्ट इतना ज्यादा है और उनको रिस्क लेने का उनका रिस्क एपेटाइट भी थोड़ा लो है। तो ये दो फैक्टर्स मिला के उससे हमारे अधिकतर जो लोग हैं उनको लोन लेने में परेशानी होती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें, जो सौरभ ने बॉन्ड मार्केट की बात बोली, तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि एक तो स्टॉक मार्केट है, एक बॉन्ड मार्केट है। बॉन्ड मार्केट क्या होता है कि वो लोन्स का मार्केट होता है, आप अपना लोन वहां पे शेयर्स की तरह से बेच सकते हैं। तो जो वहां वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि जो बड़े बड़े बहुत ही बड़े कॉर्पोरेशंस हैं उनका इतना नाम होता है और उनकी इतनी क्रेडिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टॉक्स भी बेचते हैं और अपने बॉन्ड्स भी वो बेचते हैं, तो और रादर अपने लोन्स भी वो बेच देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो
कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो काफी कम हो जाता है। तो काफी जो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनको ये फैसिलिटी मिल जाती है। तो वहां के जो बैंक्स हैं जब वो लोन देते हैं कंपनी को, तो फिर वो मीडियम और थोड़े छोटे स्तर के कंपनीज को केटर कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं वो बॉन्ड मार्केट में चले जाएंगे। तो इंडिया में क्या है कि बॉन्ड मार्केट इतना है नहीं, प्रचलन नहीं है हमारा, और हमने अपने सिस्टम्स भी उस तरीके से नहीं बनाए हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बैंक्स उन्हीं को लोन देते रहते हैं, और जो थोड़ी उससे मीडियम कंपनीज हैं या स्मॉल कंपनीज हैं उनको लोन नहीं मिलता है। तो देखा जाए तो पूरी तरीके से आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जो क्रेडिट सिस्टम है हमारी कंपनी में वो वीक है एज कंपेयर टू वेस्टर्न मार्केट, स्पेशली अमेरिका या यूरोप, वहां पे अगर देखें तो। और इससे एक ये भी है कि आई मीन जिसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं, फाइनली बैंक्स के पास भी पैसा एक लिमिटेड ही है। जब बड़े लोगों ने ले लिया तो बचा भी कहाँ फिर पैसा छोटों को देने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे शायद एक गवर्नमेंट बोरोइंग भी एक फैक्टर हो जाता है हमारे। अगर गवर्नमेंट बोरोइंग बढ़ जाएगी तो फिर प्राइवेट बोरोइंग के लिए स्पेस एनीवे लिमिटेड हो जाएगी। फिर उस प्राइवेट बोरोइंग में बड़े बोरोवर पहले ले लेंगे तो जो छोटे बोरोवर है उनका नंबर सबसे लास्ट में आता है। हाँ, इसीलिए बोलते हैं ना कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखना चाहिए सरकार को, उससे ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। वो इसीलिए कि क्राउडिंग आउट ना हो। हाँ, बिल्कुल। उससे आई मीन ये इतना एब्स्ट्रैक्ट सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हम आप जैसे एकदम जो रिटेल टाइप के लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ता है इनफैक्ट। तो ये बड़े लोगों पे तो सबसे कम उस चीज का असर पड़ता है। तो ठीक है, अब हम लोग समझ गए कि हमारे क्रेडिट सिस्टम में क्या खामियां हैं। अब इसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, और सरकार विशेष रूप से क्या कर सकती है यहाँ पर? हाँ, तो जैसे आई थिंक मेन पॉइंट ये है कि सरकार को पहले तो ऐसे सिस्टम्स बनाने चाहिए जिससे कि जो बिजनेसेस इस तरह के काम कर रहे हैं उनको थोड़ा प्रोत्साहन मिले। तो जैसे हमने बात करी कि क्रेडिट ब्यूरो की, तो वो सरकार ने बनाई हुई है, तो उनको थोड़ा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसमें हर तरह का डेटा जाना चाहिए, और जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं उनको लोगों में बताना चाहिए कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। हर किसी को ये ऑलमोस्ट पब्लिक एजुकेशन करने की जरूरत है इंडिया में कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपको क्यों इस बारे में ध्यान रखना चाहिए कि आपका डेटा कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, और इससे आपको क्या फायदा है। तो आई थिंक सरकार इस बारे में काफी कुछ कर सकती है। दैट इज नंबर वन। जो दूसरी चीजें हैं वो ये है कि थोड़ी सब्सिडीज, थोड़ा टैक्स बेनिफिट्स स्पेशली बिजनेस के लिए यूजुअली होता है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो वो सब चीजें थोड़ी होनी चाहिए। फिर लीगल फ्रेमवर्क, और अगर मान लीजिए कोई लोन नहीं दे पा रहा है और नहीं रीपे कर पा रहा है, तो अगर लीगल फ्रेमवर्क उसके अराउंड अगर ठीक होगा तो जो बोरोअर है उसका रिस्क कम होगा और उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, जिससे कि कल को वो किसी और को लोन देने में कम हिचकिचाएंगे। तो सरकार ने वही कोशिश की थी ना अभी, वो बैंक्रप्सी कोड लाकर। हाँ, बिल्कुल। तो उससे ये फायदा होता है कि एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि मान लीजिए कोई नहीं रीपे कर पा रहा है अपना लोन, तो उसको एक फ्रेमवर्क है, एक लीगल एक तरीका है जिससे कि जो लेंडर है वो अपने एसेट्स के थ्रू रिकवर कर सके और फिर उसको ढंग से राइट ऑफ कर सके, या उसके कोर्ट प्रोसीजर्स एक बार डिफाइन हो गए हैं तो एटलीस्ट एक फ्रेमवर्क बन जाता है कि हाँ, ये स्टेप 1 होगा, स्टेप 2 होगा, और उसके एंड में ये लोन इस तरीके से चुकाया जाएगा, और फिर जो लेंडर है उसको एटलीस्ट पूरा लॉस नहीं होगा, उसको लेट्स से 70% 80% लॉस होगा, एंड और 70% 80% रिकवरी होगी, एंड फिर उनको इतना लॉस नहीं होगा, तो आगे वो लोन देने में उनको कम हिचकिचाएंगे। और लीगल तो कुछ प्रणय इस तरह से भी बहुत ही जरूरी है ना। जैसे हमने जो शुरू में एग्जांपल बोला अभी, मतलब लैंडलॉर्ड बोलता है कि मुझे पहले ही आप पैसा दे दो, क्योंकि अगर कोई आदमी भाग गया तो कोर्ट में जाने के बाद तो आपको सालों लग जाएंगे कुछ भी होने में। तो अगर कोर्ट में सालों लग रहे हैं तो फिर कोर्ट का फायदा ही क्या है, खासकर आज की दुनिया में जहाँ पे हर चीज जो है वो महीनों में, दिनों में लोग
घंटों में करना चाहते हैं, अगर कोर्ट जाकर के आप एक सिंपल सी चीज कि भाई अगर डिफॉल्ट हो गया है तो अब इसमें दो राय की क्या बात है ना। तो अब जब एकदम ऐसा जिसको कहते हैं ओपन एंड शट केस टाइप की चीज हो, तो ये चीज तो कुछ हफ्तों में क्लियर हो जानी चाहिए कोर्ट में, पर हमारे कोर्ट में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो मैं तो बोलूंगा मतलब एक कोर्ट जो है एक तरह से एक एक्सटर्नल भरोसे का सिस्टम, एक इंस्टीट्यूशनल भरोसा नेटवर्क बनाता है, समझ सकते हैं। तो वो जो एक इंस्टीट्यूशनल भरोसा नेटवर्क अगर आप नहीं बनाएंगे तो मतलब जुडिशियल सिस्टम जो है वो क्रेडिट सिस्टम का बैकबोन है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो हाँ, अगर बिल्कुल, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम एकदम का ऑलमोस्ट, जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके लिए जुडिशियल सिस्टम स्ट्रांग होना ये तो हाँ, बहुत ही जरूरी तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा क्रेडिट ब्रोकन है, उसके मतलब बहुत वजह हैं, लेकिन एक बड़ी वजह तो है कि जुडिशियल सिस्टम ब्रोकन है। अगर वो नहीं ठीक होगा तो उसी के ऊपर वो एक तरीके की प्लेटफॉर्म सर्विस है जिसपे बाकी सब बननी चाहिए। हाँ, पर खैर जुडिशरी को ठीक करना तो एक जिसे कहते हैं ना महात्मा ग्रेड प्रॉब्लम हो गया है, मतलब और ये सिर्फ क्रेडिट के मामले में नहीं है, कई कई दिशाओं में जुडिशियल सिस्टम पर आकर बात अटक जाती है। तो ठीक है, उसे तो ठीक करना ही है और एक व्यवहारिक बदलाव भी लाना है शायद, है ना, क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे थे ये क्रेडिट नाम से ही लोग थोड़ा डर जाते हैं भारत में, तो वो भी एक बात है और उसमें शायद सरकार के बाहर के भी लोगों का योगदान हो सकता है कि हम लोग इस शब्द को इतने नेगेटिवली ना देखें। हाँ बिल्कुल। अभी मतलब हम लोन की बात जो है वो सब सिर्फ तभी होती है जब या तो कोई घोटाला हो जाता है या किसी ने दिया नहीं या लोन के चक्कर में फंस के कोई बर्बाद हो गया। तो आई मीन हाँ, लोन की इतना नेगेटिव आउटलुक नहीं होना चाहिए। इट इज उसको थोड़ा हमें पॉजिटिवली देखें तो फिर हमको और आइडियाज भी आएंगे। जैसे ये तुम्हारा अच्छा पॉइंट है कि हर चीज तो जो है आप हमेशा कोर्ट नहीं जा सकते। तो जैसे मैं यूके में एक कंपनी को जानता था, जैसे यूके में एक सिस्टम है वहां पे जो डिपॉजिट्स होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं, तो आपको डिपॉजिट एक्चुअली नहीं देना पड़ता है। तो क्योंकि अगर आप देखें तो एक तरह से रिस्क है, मान लीजिए 1 लाख आपके यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स हैं बैंगलोर में और सब लोग जो हैं वो पैसा ले रहे हैं, तो एक रिस्क है कि ठीक है मे बी कुछ 4-5% लोग जो हैं शायद डिफॉल्ट कर सकते हैं। तो ये तो टिपिकल, लेकिन हर किसी को वो रिस्क को 100% सोचने की क्या जरूरत है। तो इसको अगर आप एक तरह से रिस्क को पूल कर लें तो एक किसी कंपनी को सिर्फ एक तरह से 5% उसको इक्विटी से बैक करना है और उसके बाद में आपको एक इंश्योरेंस लेने के लिए बोल देना है। तो आपको पूरा 10 महीने का रेंट नहीं देना पड़ेगा, शायद उस 10 महीने के रेंट का इंश्योरेंस कॉस्ट उसका शायद 4 या 5% आएगा, जो कि कुछ भी नहीं है। तो इसके और भी बहुत सारे सॉल्यूशंस वगैरह निकलते हैं। फाइनेंस वर्ल्ड काफी सोफिस्टिकेटेड है आज की डेट में, पर ये सॉल्यूशन तब निकलेंगे जब हम पहले ये अग्री करेंगे कि ये तो एक प्रॉब्लम है जिसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो मतलब अब हम लोग ये कह रहे हैं कि अब डेटा काफी बढ़ गया है और डिजिटाइजेशन भी हो गया है, तो इससे अब और भी संभावनाएं हैं जिससे कि हम लोग ये क्रेडिट सिस्टम को आगे फिक्स कर सके। और यही हम आशा करते हैं कि इस प्रॉब्लम को पहले लोग देखेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, तो प्रिया बहुत बहुत शुक्रिया पुलियाबाजी पर आने का, और बहुत मजा आया क्रेडिट के ऊपर बात करके। तो उम्मीद है आपको मजा आया। पुलियाबाजी में शामिल होने के लिए हमसे मिले puliyabazi@gmail.com या फिर @puliyabazi ट्विटर पर। फिर मिलेंगे अगली पुलियाबाजी। He bends down to test the warm water for his bath. He comes here to quench his thirst for a hot shower and some podcasts. You can witness how he enjoys having other people talk about cool stuff in his bathroom. Indeed, it helps him with his loneliness. You can find more of his species on ivmpodcast.com, your one-stop destination where you can check out the coolest Indian podcasts. Happy listening.